नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बुधवार की सुबह ही सुबह हमने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की सीनेट को संबोधित करते हुए देखा और उसमें उन्होंने कुछ बातें कही। वो भारतीय मीडिया में भी, अमेरिका में भी और दूसरे देशों में भी बड़े ध्यान से सुनी गई और सोशल मीडिया पर वो वायरल की गई। कहा क्या था डोनाल्ड ट्रंप ने? उन्होंने कहा था कि 8 देशों में मैंने युद्ध विराम कराया। तो ये तो कोई नई बात नहीं कही थी। इससे पहले भी वो कई बार कह चुके थे। नई बात उन्होंने क्या कही? उन्होंने कहा कि अगर संघर्ष विराम ना होता भारत और पाकिस्तान के बीच, तो 3.5 करोड़ लोग मारे जाते और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मारे जाते। ये बात उन्होंने क्यों कही? आम तौर पर वो पाकिस्तान की आजकल सराहना करते रहते हैं इधर-उधर। अभी पिछले कुछ ही दिनों की तो बात है जब वॉशिंगटन में शहबाज शरीफ गए थे और डोनाल्ड ट्रंप वो जो गाजा पीस बोर्ड बनाया है उसकी मीटिंग को संबोधित कर रहे थे और वहाँ भी उन्होंने ये बात कही थी और ये भी कहा था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आपको खड़े होना चाहिए। तो शहबाज शरीफ तुरंत आज्ञाकारी शिष्य की तरह खड़े हो गए थे। बड़ा असहज तरीके से खड़े हुए थे, तो वहाँ बहुत सारे लोगों के चेहरों पर मुस्कान भी आ गई थी। तो ऐसा क्यों कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम ना होता या नहीं कराते वो, तो 3.5 करोड़ लोग मारे जाते और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी मारा जाता। और बड़ी चालाकी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर का नाम नहीं लिया कि वो मारे जाते या बच जाते, लेकिन 3.5 करोड़ लोग मारे जाते। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप 5-6 विमानों के गिराए जाने से शुरू हुए थे और 11 विमानों तक पहुंच चुके हैं, उसी तरीके से अब वो थोड़ा-थोड़ा बढ़ते-बढ़ते 3.5 करोड़ लोगों के मारे जाने तक पहुंच गए हैं। अब उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि ये 3.5 करोड़ लोग कहाँ के मारे जाते? वही पाकिस्तान के मारे जाते, भारत के मारे जाते या किसी और देश के मारे जाते या दोनों देशों के मारे जाते? तो वो कहते हैं कि चूंकि दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं, तो ऐसी सिचुएशन में युद्ध पहुंच गया था कि दोनों देश परमाणु हथियारों का यूज कर सकते थे, मिसयूज कर सकते थे और उसमें लोग मारे जाते। तो मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक बात कहना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान ये हिमाकत करता, तो उसके बाद पाकिस्तान नक्शे से मिट गया होता, नामो निशान नहीं बचता उसका। क्योंकि पहले यूज फर्स्ट यूज हम नहीं करते हैं, ये हमारी नीति रही है। अभी नीति चेंज भी हो रही है कि पहले हम आक्रमण नहीं करेंगे, पहले हम युद्ध शुरू नहीं करेंगे। पहलगाम की घटना के बाद हमने पहल भी की और पाकिस्तान को सबक भी सिखाया। इसी तरीके से उड़ी की घटना के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान में घुस करके मारा। पुलवामा के बाद हमने एयर स्ट्राइक की और पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर करके उसको घुटनों पर ला दिया 4 दिन में ही। तो अब वो नीति टूट चुकी है। लेकिन अगर पाकिस्तान ये गुस्ताखी कभी करेगा, आमतौर पर तो यही कहा जाता है ना कि जो परमाणु अस्त्र हैं, वो केवल अपनी रक्षा के लिए हैं, दूसरों पर आक्रमण के लिए नहीं हैं। और हिरोशिमा और नागासाकी के बाद कभी किसी देश ने इसका मिसयूज किया नहीं, प्रयोग किया नहीं। तो ये माना जाता है कि भई ये अपनी रक्षा के लिए और युद्ध रोकने के लिए है। लेकिन अगर पाकिस्तान ये करता, तो उसके बाद क्या होता उसका हाल, ये बहुत अच्छे तरीके से आसिम मुनीर भी जानते हैं, शहबाज शरीफ भी और पूरी दुनिया और डोनाल्ड ट्रंप भी, कि पाकिस्तान का नामो-निशान मिट चुका होता। लेकिन ये बात मैं बता रहा हूँ, बुधवार की दोपहर तक ये चीज़ें चर्चा में थी। उसके बाद क्या हुआ
कि हमने नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई जहाज टेक ऑफ करते हुए देखा और खबर आई कि वो इजराइल के लिए रवाना हो गए। भारत से इजराइल कोई बहुत दूर तो है नहीं, मध्य एशिया का देश है। तो वहां लैंड करने में भी अधिक समय लगा नहीं। फिर वहां के विजुअल आने शुरू हुए। तो प्रधानमंत्री उतर रहे थे और इजराइल के प्रधानमंत्री, जो नरेंद्र मोदी के मित्र भी हैं, उनका बड़ा सम्मान भी करते हैं और दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, समझबूझ और मित्रता 2017 के समय भी देखी थी। उस समय भी नेतान्याहू वहाँ के प्रधानमंत्री थे। तो वहाँ पर वो अपनी पत्नी, अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ उनकी अगवानी करने के लिए पहुंचे हुए थे। एक दृश्य देखा गया कि प्रधानमंत्री की जेब में एक रुमाल लगा हुआ था, भगवा कलर का, और नेतान्याहू की धर्मपत्नी सारा नेतान्याहू, वो भी भगवा वस्त्र पहन करके ही उनको रिसीव करने के लिए पहुंची थी। और मजाक-मजाक में नेतान्याहू ने प्रधानमंत्री को ये बात वहां कही, विमानतल पर, कि आपका जो रुमाल जेब में लगा हुआ है, ठीक वैसे ही वस्त्र सारा पहन करके आई हैं। तो एक हंसी मजाक की बात थी। लेकिन ये चीजें, और वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिस तरीके से उनका वार्म वेलकम हुआ, एक ही गाड़ी में बैठ कर के नेतान्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेस्टिनेशन पर पहुंचे। वहां भी भारतीयों के द्वारा और इजरायलियों के द्वारा उनका बड़ा भावभीना स्वागत हुआ। और उसके बाद जो पार्लियामेंट को उन्होंने संबोधित किया, और संबोधन के समय जो स्टैंडिंग ओवेशन वहां देखने को मिला, बार बार इजराइल के सांसद खड़े होकर के, तालियां बजा करके, बहुत गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री की लगभग हर बात का अभिनंदन कर रहे थे, उनका स्वागत कर रहे थे और ये उनको कन्वे कर रहे थे कि हम आपकी नीतियों से, आपके सिद्धांतों से, आपके वक्तव्य से, आपकी अप्रोच और आपकी सोच से, और इजराइल के प्रति, यहूदियों के प्रति आपकी जो भावना है, उसकी कद्र करते हैं, दिल से कद्र करते हैं। तो ये जो स्वागत हो रहा था प्रधानमंत्री का, और भाषण के तुरंत बाद स्पीकर ने जिस तरीके से उनको इजरायली संसद का सर्वोच्च सम्मान देकर के, और पहली बार किसी को ये सम्मान दिया गया, सम्मानित किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया, वो अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना हो गई, ऐतिहासिक घटना, इतिहास में दर्ज हो गई। नेतान्याहू ने प्रधानमंत्री के संबोधन से ठीक पहले कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ विदेशी अतिथि आते हैं, हम सबका बहुत उत्साह के साथ सम्मान करते हैं। ये हमारी परंपरा है, ये हमारा एक जेस्चर सभी के लिए होता है और सबका हम बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपकी जो ये यात्रा है, यानी इस यात्रा की जो टाइमिंग है, मैं आपको व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं कि मैं कितना गदगद हूं, कितना प्रभावित हूं आपसे। और विश्व के आप महान नेताओं में से एक हैं। मैं आपका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, सत्कार करता हूं। और पूरी पार्लियामेंट वहां की तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रही थी। एक बात और, हमारे यहाँ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाता है सरकार की ओर से, जिस पर चर्चा होती है, बहस होती है, और अंत में जो सदन का नेता होता है, यानी देश का प्रधानमंत्री होता है, वो पूरी चर्चा का जवाब देता है। लोकसभा में साजिशन ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करने का पूरा
साजो सामान और माहौल तैयार कर दिया गया था। जो समय तय हुआ था कि 5 बजे प्रधानमंत्री सदन को संबोधित करेंगे, ठीक उससे पहले 2-3 मिनट पहले अचानक कांग्रेस पार्टी की महिला सांसद और उनमें भी 2-3 3-4 दलित सांसद भेजी गई। वो सब जाकर के प्रधानमंत्री की जहाँ प्रधानमंत्री बैठते हैं, उस चेयर के पास पहुँच गई, एक बड़ा-सा बैनर पोस्टर लेकर के और उन्होंने वहाँ सर्किल बना लिया ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी सीट तक भी ना पहुँचने दिया जाए, संबोधन की तो बात ही छोड़ दीजिए। आपको ध्यान होगा जब अमेरिका की सीनेट को संबोधित किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, 2 बार संबोधित कर चुके हैं। एक बार पहले संबोधित कर चुके, दूसरी बार उन्होंने करीब 2 ढाई साल पहले संबोधित किया था, 2019 और 2024 के बीच में, जो उनका दूसरा कार्यकाल था उसमें। जब वो वहाँ संबोधित कर रहे थे, वहाँ भी स्टैंडिंग ओवेशन थे। जब उन्होंने संबोधन कर लिया, तो वहाँ जब वो नीचे आए सांसदों से मिलने के लिए, उनके साथ सेल्फी लेने वालों की लाइन लगी हुई थी। अमेरिकी सीनेटर्स की, सांसदों की लाइन लगी हुई थी। हर कोई आकर के उनसे हाथ मिलाना चाहता था। 1 मिनट के लिए उनसे बात करना चाहता था। इसी तरीके से हमने इज़राइल की संसद में भी देखा है। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद और उनको सम्मानित किए जाने के बाद लाइन लगी हुई थी सांसदों की। सेल्फी लेना चाहते थे, बात करना चाहते थे, हाथ मिलाना चाहते थे। जिस नरेंद्र मोदी का एज प्राइम मिनिस्टर ग्लोबली अमेरिका की संसद से लेकर के इजराइल की संसद तक इतना बड़ा सम्मान है, जिनको बाहर पलक पावड़े बिछा करके जिनका अभिनंदन किया जाता है, वहां पर राजनीतिक कारणों से इस नफरत में कि इनके रहते हुए राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं, तो ये जो कांग्रेस का तथाकथित प्रथम परिवार है, ये नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब भी नहीं देने देते। एक बार आपको याद होगा 2024 में जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे और राष्ट्रपति के ही अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देने के लिए खड़े हुए थे, तो पूरे समय 90 मिनट तक प्रधानमंत्री बोलते रहे और कांग्रेस के सांसदों की तरफ से लगातार नारेबाजी होती रही थी। तीसरी बार जब प्रधानमंत्री चुने गए थे, तो हमारे देश के जो सांसद हैं, जो मुख्य विपक्षी दल है, उनके जो नेता हैं, उनका जो आचरण है, वो पूरे देश के सामने है। दूसरे, इज़राइल की जो यात्रा हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये ऐसे समय हुई है जब अमेरिका के युद्धपोत ईरान की घेराबंदी करने के लिए समुद्र में खड़े हैं और वहां पर किसी भी समय अटैक हो जाएगा, इस तरह की चर्चाएं चल रही है। हालांकि उसमें बहुत सारी लेकिन किंतु परंतु हैं। लेकिन ऐसे टेंस माहौल में अगर तेल अवीव की यात्रा कर रहे हैं, इज़राइल की यात्रा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ये मामूली घटना नहीं है, ये छोटी-मोटी घटना नहीं है। ये लगभग वैसी ही घटना है जैसी रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को की यात्रा के बाद करीब 1.5-2 महीने के भीतर ही कीव पहुंचे थे, यूक्रेन की राजधानी, और वो भी ट्रेन में सवार होकर के। ये जो जज्बा है या ये जो निडरता है, भयमुक्त और एक विश्वास भी कि जब वो यात्रा पर जा रहे हैं किसी देश की, तो ना अमेरिका कोई गुस्ताखी करेगा, ना कोई हमला करेगा
ना ईरान की तरफ से कोई गुस्ताखी होगी और निर्विघ्न तरीके से जिस पर्पज़ के लिए वो जा रहे हैं, वो पर्पज़ कर वापस करके पूरा लौटेंगे वापस, तब तक ये सब नहीं होगा। यूक्रेन में भी आपने देखा मॉस्को की तरफ से, रूस की तरफ से उस समय बिल्कुल उनकी जो हमले थे वो बिल्कुल एकदम बंद थे। इसी तरीके से यहाँ भी टेंस माहौल के बीच में वो अगर गए हैं तेल अवीव तो कहीं कोई सुराहट भी नहीं है, शांत। और ये यात्रा पाकिस्तान को किस तरीके से परेशान करने वाली है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पाकिस्तानी मीडिया को देखिए, वहाँ के पॉलिटिशियंस को देखिए, वहाँ के जो सो कॉल्ड समीक्षक हैं, ज़रा उनकी बातें देखिए। जब-जब भारत और इज़राइल के बीच में इस तरह का समन्वय, इस तरह की समझदारी, इस तरीके से समझौतों पर हस्ताक्षर होते हैं और दोनों के बीच में जो सहयोग का एक लंबा सिलसिला चला आ रहा है, उससे सबसे अधिक अगर कोई असहज होता है, तो एक है पाकिस्तान और दूसरी है हमारे यहाँ की कांग्रेस पार्टी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई जहाज टेक ऑफ कर रहा था दिल्ली से, तो कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल खड़े कर रही थी कि फ़लस्तीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोड़ दिया और इज़राइल जा रहे हैं। यानी इनको हर जगह वोट परस्ती की ही पड़ी हुई है, अपनी तुष्टीकरण की नीति की पड़ी हुई है। इनको लगता है कि फ़लस्तीन चूँकि मुसलमानों का देश है, तो हमें उसको भी बैलेंस करके चलना चाहिए। ये भूल जाते हैं कि इज़राइल का भी सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला हुआ है और फ़िलिस्तीन का भी मिला हुआ है। फ़लस्तीन ने भी उनको अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया हुआ है। तो कहाँ-कहाँ के लिए ये बरनौल मूवमेंट हो गया है, आप इसका अंदाज़ा लगाइए। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।